प्यारे बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम का कैसे बनता है रेडियो नाटक ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने किया है वो चाहे काव्य भाग से, चाहे गद्य भाग से और चाहे वृत्तांत से, आपकी नोटबुक में सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ध्यान रखें, एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। तो यहाँ सुरक्षा तो नहीं कहूँगा, लेकिन शिक्षा चक्र अवश्य कहूँगा। तो एक भी बच्चा छूट गया, शिक्षा चक्र टूट गया। तो सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आज करो, कल करो, परसों करो, लेकिन करना अवश्य पड़ेगा। नहीं तो फिर जब क्लास लगेंगी तो आपके ऊपर दबाव पड़ेगा और फिर आपको करना पड़ेगा। फिर आप उसमें घसीटे मारेंगे, आप शॉर्टकट क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं लिखूँगा दोबारा करें, और फिर भी गड़बड़ी करोगे तो फिर मैं लिखूँगा 2 बार करें। तो इसलिए भलाई इसी में है कि आप अपनी नोटबुक का काम साथ साथ कंप्लीट करते रहें। और 15 तारीख से शुरू होने वाले जो सेट एग्ज़ाम हैं उसकी आप तैयारी करें। यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। नेमीचंद जैन ने ऐसा कहा है। मशहूर रंगकर्मी एवं साहित्यकार हुए हैं। कैसे बनता है रेडियो नाटक? जो रेडियो पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है वो नाटक कैसे बनता है? हालांकि अब इसको महत्व मिले ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि सबके पास फ़ोन हो गए, जिसमें ऑडियो में काम नहीं चलता लोगों का आजकल, साथ में वीडियो चाहिए। और रेडियो आपको पता है कि ऑडियो का मीडियम है, जिसमें केवल ऑडियो यानी कि केवल वॉइस आती है, आवाज़ आती है, उसमें विजुअल्स नहीं आते, दृश्य नहीं आते, तो उसमें केवल और केवल आवाज़ आती है। इसलिए आवाज़ से काम नहीं चलता। अब तो सीधी सी बात है, वीडियो में काम चलता है। और देखा होगा आपने, वॉइस कॉल की जगह आजकल वीडियो कॉल ज़्यादा लोग चाहने लगे हैं। रेडियो नाटक की परंपरा आप हम पढ़ेंगे इसमें। सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक, समानता और अंतर इसमें पढ़ा जाएगा। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता मतलब इम्पोर्टेंस, और रेडियो नाटक की अवधि और पात्र, कितनी अवधि होनी चाहिए, कितने उसमें पात्रों की संख्या होनी चाहिए, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। महाराज मुझ पर दया करो, कौन कह रहा है? रेडियो कह रहा है। आज से कुछ दशक पहले एक ज़माना ऐसा भी था जब दुनिया में न टेलीविज़न था, न कंप्यूटर, सिनेमा हॉल और थिएटर तो थे, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफ़ी कम होती थी, और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थीं, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था। FM चैनलों की तरह, FM आपने सुना होगा, FM जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, या फुल फॉर्म जो है इसकी वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पूरा नाम है AIR-FM, अर्थात ऑल इंडिया रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसीज को क्या किया जाता है? मॉड्यूलेट किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, और उसी से बन गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले नाटक। हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। उस समय ये बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग हमने पढ़ा है MA में, और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमारे MA में था बेटा। एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल हम इस पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक कैसे लिखा जाता है या इसको किस प्रकार से लिखते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं। उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, और उन्हीं के ज़रिए या उन्हीं संवादों के ज़रिए आगे बढ़ती है कहानी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य जो है वो नहीं होते।
अब यहाँ देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, क्या है, श्रव्य माध्यम है। रेडियो की इस प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। चूँकि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ के सहारे पात्रों को याद रख पाना मुश्किल होता है। तो पात्रों की संख्या इसमें सीमित होती है, लिमिटेड होती है रेडियो नाटक में। पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों से उजागर होती है। देखिए, वास्तव में ये बात सही है कि पात्रों की संख्या रेडियो में ज़्यादा होगी तो कुछ समझ में आने वाला है ही नहीं। मैंने तो एक फ़िल्म देखी थी, शायद LOC फिल्म थी, पिक्चर हॉल पे वैसे देखी थी बेटा, और गज़ब की बात ये कि उसमें पात्र इतने ज़्यादा थे कि वो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कहाँ से क्या स्टोरी चल रही है, कौन कहाँ कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतने ज़्यादा उसमें पात्र थे। और ऐसी ही एक मूवी थी शायद लोहा, तो इन मूवीज़ में पात्रों की संख्या ज़्यादा थी, तो ज़्यादा जब पात्र हो जाते हैं तो वो समझ में नहीं आते। आप समझ सकते हैं, जैसे क्लास है, मान लिया आपकी क्लास में 34-35 बच्चे हैं, यदि यहाँ 60-65 हों तो फिर समझ में नहीं आएंगे कि कौन कहाँ कैसे किसका क्या मामला है। यही सबसे बड़ा अंतर है, क्या, कि इसमें दृश्य नहीं होते। रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा और रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है, समझाना होता है। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मंच सज्जा होती है और न वस्त्र सज्जा होती है, और न ही अभिनेता के चेहरे की भावभंगिमाएँ इसमें दिखती हैं, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। एक कहानी का वही ढांचा है, शुरुआत मध्य अंत। इसे यूँ भी कह सकते हैं, परिचय, द्वंद्व और समाधान, सॉल्यूशन। बस ये सब होगा आवाज़ के माध्यम से। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से मिल गई होगी। ध्यान रखेंगे कि मुझे याद है पहले जब मान लिया जैसे वीडियो लेके आया करते थे, किराए पे वीडियो मिलता था, और शादियों में या किसी बर्थडे पार्टी में या किसी खुशी में गांव में ये होता था कि आज उनके घर वीडियो आएगा। वीडियो की डिमांड होती, जैसे आजकल डीजे की डिमांड होती है ऐसे, और उसमें फिल्में देखते थे। टेलीविज़न पर कोई फिल्म आती थी शनिवार इतवार को, उसमें विज्ञापन बहुत ज़्यादा होते थे। 3 घंटे की फिल्म 5 घंटे में पूरी होती थी, और इतना समय होता नहीं था, या फिर लाइट चली जाती थी, इन्वर्टर वगैरह होते नहीं थे, बड़ी समस्याएं थी पहले। और यहाँ तक हमें ध्यान है कि हम इवन ऑडियो जो कैसेट्स आते थी, स्टीरियो में चलती थी, वो कैसेट्स भी हम जो है परचेज करते थे कि ये फिल्म की स्टोरी है, ये शोले फिल्म की स्टोरी है, या ये फलां फिल्म की स्टोरी है। हम स्टोरी सुनते थे, देखिए गजब की बात। लेकिन जब आपको विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं तो फिर आप केवल ऑडियो में काम नहीं चलाते, जब आपके सामने ऑडियो विजुअल तैयार है, और वो भी कभी भी कहीं पर भी आप देख सकते हैं। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास LED है, आपके पास टेलीविज़न, आपके पास बहुत सोर्सेज हैं। सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की। कहानी आपकी मौलिक हो या चाहे किसी और स्रोत से ली गई हो और किसी सोर्स से ली गई हो, उसमें निम्न बातों का ध्यान ज़रूरी रखना होगा। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि जब कहानी का चुनाव करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कहानी ऐसी न हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करती है, क्योंकि रेडियो पर जब बहुत ज़्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ हो सकता है। टैन एक्शन ऐसे आते थे। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है, अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, और बीच बीच में दिलचस्प नाट्य घटनाएं घटती हैं। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब न हो, क्योंकि सिर्फ आवाज़ों की मदद से आप अपराधी और पुलिस को भाग दौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का निर्माण नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बनी हुई हो, अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है, लेकिन रेडियो नाटक नहीं बन सकता। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए ही हमें करना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि अवधि कितनी होनी चाहिए। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा
वैकल्पिक प्रश्न भी आ सकता है, 15 से 25 कह देगा, 15 से 40 कह देगा, 15 से 60 कह देगा, या 5 से 15 कह देगा, 15 से 20 कह देगा। इस प्रकार से कुछ भी विकल्प वो बना सकता है। उसके दो कारण हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता अवधि कितनी 15 से 30 मिनट ही होती है। जब आपके सामने दृश्य नहीं है तो जो एकाग्रता अवधि है, जो कंसंट्रेशन की अवधि होती है, अब जैसे आपका पेड़ जो बेटे 30-40 मिनट का होता है तो उसके पीछे यही तर्क होता है। तो कंसंट्रेशन जो है वो एक लिमिट तक ही बन पाता है किसी टॉपिक विशेष को सुनने में, इसीलिए जो है सब्जेक्ट आपका चेंज कर दिया जाता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है भाई 6 दिन है तो 6 सब्जेक्ट हैं, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़े, अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, ऐसा भी हो सकता है। टीचर भी सारे ना बुलाने पड़े। लेकिन इंटरेस्ट और जो कंसंट्रेशन है, जो आपका जो रुचि है, उस रुचि को, एकाग्रता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में परिवर्तन करना पड़ता है। इसीलिए जो है 15 से 30 मिनट का टाइम इसमें रखा गया है, उससे ज़्यादा बोर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं। दूसरे सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं, जहाँ भी वो फिल्म चलती है। अनजाने लोग भी उनमें बैठे रहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि कैप्टिव ऑडियंस कौन होते हैं? क्या अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। क्यों? क्योंकि कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, और पिक्चर हॉल वाले ने कुनबा जोड़ा देखने वालों का। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है जो आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता सुनता है। सिनेमा घर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। पूरे मनोयोग से उस कार्यक्रम को देखने आया है और देखेगा। जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उछटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। जैसे आप टेलीविज़न के ऊपर चैनल चेंज कर लेते हैं, चलो यहाँ एडवर्टीजमेंट आ गई, दूसरी जगह लगा लीजिए। पर पिक्चर हॉल में यदि एडवर्टीजमेंट आई हैं कि ये तम्बाकू मत खाओ या फिर ये मत करो, वो मत करो, तो आप छोड़कर नहीं जा सकते पिक्चर हॉल, आप उसको देखते हैं। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है और अगर आपकी कहानी लंबी हो तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है, जिसकी हर कड़ी 15 या 30 मिनट की होगी। आपने देखा होगा, धारावाहिक को इंग्लिश में सीरियल कहते हैं, नाटक को इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए इसकी अवधि भी निश्चित होती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट वगैरह। अब क्योंकि आपने रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है, तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी कैसी हो जाएगी? वो सीमित हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज़ों के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज़्यादा किरदार हैं तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। अगर संख्या में बात करनी हो तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5-6 हो सकती है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? तो आप कहेंगे 5 से 6। 30 से 40 मिनट की अवधि के लिए नाटक में 8 से 12 पात्र हो सकते हैं, मगर 1 घंटा या उससे ज़्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं। 15 से 20 पात्र जो हैं उसमें हो सकते हैं। पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और उपरोक्त बताई गई संख्याएं अंदाजा मात्र है। अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर ज़रूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं, लेकिन यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो जैसे पहले कहा भी गया है कि श्रोता के लिए मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है। दूसरे, हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो प्रमुख संख्या सहायक भूमिकाओं की संख्या है, छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है। मतलब फेरी वालों की एक आवाज़ या पोस्टमैन का एक संवाद या न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना आदि वो शामिल इसमें नहीं है। कहानी कैसी हो, सिर्फ घटना प्रधान न हो, अवधि ज़्यादा न हो, पात्रों की संख्या सीमित हो, लिमिटेड हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कहानी कैसी हो। तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातों का ख्याल रखना है। कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, उसकी अवधि बहुत ज़्यादा न हो,
तथा पात्रों की संख्या भी सीमित हो। धारावाहिक की बात दीगर है। दीगर का मतलब अलग है, डिफरेंट है। अब बात आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि मंच का नाट्य लेख फिल्म की पटकथा और रेडियो नाट्य लेखन में काफ़ी समानता है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृश्य गायब हैं। उसका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए करना होगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि ध्वनि प्रभावों में संगीत भी शामिल है। अपनी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण की मदद लेते हैं। मान लीजिए दृश्य कुछ इस तरह का है। रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं की भावभंगिमाओं से दिखाया जा सकता है। रेडियो के लिए इसका कुछ इस प्रकार से लेखन होगा। पहला हिस्सा क्या होगा? जंगली जानवरों की आवाजें, डरावना संगीत, पदचाप की आवाज। ये डायलॉग्स इस प्रकार से इसके बन सकते हैं। क्या कहेगा राम, क्या कहेगा श्याम, और फिर क्या कहेगा राम? श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। राम, ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है। मोहन की नकल उतारते हुए जंगल में चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। इस प्रकार से जो है ये बच्चे बात कर रहे हैं। इस प्रकार से इनकी डायलॉग डिलीवरी जो है वो होगी। डायलॉग्स इस प्रकार से इनके लिखे जाएंगे। ये दृश्य इसी तरह चलेगा। आपने गौर किया होगा शुरू में हमने अंक या दृश्य की जगह कट हिस्सा लिखा है। दरअसल रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, इसलिए इसकी बजाय अंग्रेजी शब्द कट लिखने की परिपाटी है। परिपाटी का मतलब ट्रेडिशन, रिवाज। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप अलग अलग दृश्यों या हिस्सों को अपने तरीके से दर्शा सकते हैं। महत्वपूर्ण है संवाद और ध्वनि प्रभाव। हमने शुरू में ही ध्वनि प्रभावों का से जंगल या किसी खुली जगह का संकेत दे दिया है। फिर रात भी अपने संवादों में कहता है कितना भयानक जंगल है। राम भी ऐसा कहता है, अर्थात ये लोग इस जंगल में हैं। ये बात श्रोता को मालूम हो गई है। अब श्याम अपने अगले संवाद में इतनी रात हो गई, अर्थात समय रात का है, जंगल का है। अगर हमें समय और ज़्यादा स्पष्ट करना है तो शाम का संवाद कुछ इस प्रकार से हो सकता था। रात के 12 बज गए हैं, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। तात्पर्य यह है कि आप संवादों के द्वारा दृश्य का देश काल स्थापित कर सकते हैं। देश काल का मतलब होता है समय और स्थान। बस शर्त यह है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए, ज़बरदस्ती ठूसा हुआ न लगे। मसलन शाम अगर ये संवाद कहे, राम, रात के 12 बजे हैं और मुझे डर लग रहा है, साफ सुनाई देता है, साफ दिखाई देता है कि मात्र सूचना देने के अंदाज में संवाद लिखा गया है। हम आगे देखते हैं कि दृश्य हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है। 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। तीनों कहीं से वापस आ रहे हैं। मोहन ने सुझाव दिया कि उसे जंगल से होकर जाने वाला कोई छोटा रास्ता मालूम है, बड़े रास्ते से ज़्यादा टाइम लगेगा। तीनों ने जल्दी में घर पहुंचने की ललक में वो राह पकड़ ली और अब भटक गए। हमें यह भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा डरा हुआ राम है। डर श्याम को भी लग रहा है, लेकिन वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। तीनों में से सबसे बेफिक्र जो है मोहन है, जिसने इनको भी उसमें फंसा दिया है। रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से मिलती है। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर होता है। भाषा पर भी आपका विशेष ध्यान रखना होगा। वो पढ़ा लिखा ही है कि अनपढ़, शहर का, गांव का, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, उसका रोजगार धंधा क्या है, इस तरह की तमाम जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेंगी। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी भाग गया भाई, मैं फिर लाता हूँ उसको पकड़ के जहाँ हम थे। हाँ, तो आगे चलते हैं। रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी जानकारी हमें संवादों के माध्यम से मिलती है। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, जी ये हम पढ़ चुके हैं। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है। भाषा पर भी हमारा, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी।
इस तरह की तमाम जानकारियाँ उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेंगी। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है, प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से बात करेगा, अपने बॉस के प्रति सम्मान पूर्वक रवैया अपनाएगा, तो जो उसका अपना मित्र है, उसका अपना जो साथी है, उसके प्रति जो उसका व्यवहार है, उसके प्रति जो उसका बिहेव है, वो अलग तरीके का होता है, वो अलग प्रकार से जो उसके साथ बात करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फिर से जो है भाग जाता है, तो अपने मित्र के प्रति जो है उसका बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार होता है। ये सब प्रकट होगा उसके संवादों से। यूँ तो ये सब फिल्म मंच के लिए लिखे गए संवादों पर भी लागू होता है, लेकिन रेडियो क्योंकि ये मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना होता है। संवाद से ही संबंधित एक तथ्य और है, और ये विशेषकर रेडियो नाटक पर ही लागू होता है, क्योंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है हम देख नहीं पाते, इसलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित है उसका नाम लेना जरूरी होता है। खास तौर पर जब दृश्यों में 2 से अधिक पात्र हों। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत, कोई एक्शन करता है, तो उसे भी संवाद का हिस्सा बनना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारा चरित्र पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है, उसका संवाद कुछ इस तरह का होगा। कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलूं कुछ देर बेंच पर बैठ जाऊं, और वो आह की ध्वनि करता बेंच पर बैठ जाता है। उपरोक्त लिखी बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जगदीश चंद्र माथुर के नाटक के एक अंश को रेडियो नाटक के रूप में रूपांतरित करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये आप इसको पढ़ना, किस प्रकार से इनके डायलॉग हैं, किस प्रकार से इनके डायलॉग लिखे गए हैं। हम आगे चलते हैं। ये दृश्य इसी तरह चलता रहेगा। अब देखा जाए तो नाटक के आलेख, रेडियो के आलेख में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ छोटे छोटे अंतर हैं, और यही अंतर रेडियो नाटक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बन जाते हैं। हम बताएं, इससे बेहतर होगा आप स्वयं ही दोनों दृश्यों की तुलना कीजिए और दोनों आलेखों में क्या क्या अंतर है उन्हें खोजिए। ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये अंतर क्यों हैं। मैं आपके पास इस पाठ के भी जो प्रश्नोत्तर हैं छोटे बड़े सभी वो भेजूँगा, सेंड करूँगा। उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, साथ साथ याद करेंगे, क्योंकि 15 तारीख से आपके सेट एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, और काम अवश्य कंप्लीट कर लें सभी विद्यार्थी।